तो दोस्तों रशिया के गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा के डूबने के बाद रशिया काफी अधिक भड़का हुआ है और उसके बाद से ही रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अपने हमले को कई गुना बढ़ा भी दिया गया है। और दोस्तों अब रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से मारियोपोल शहर के ऊपर बमबारी के लिए अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-22M3 का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मारियोपोल के उस ठिकाने का इतना महत्व क्या था कि रशिया ने Tu-22 जैसे बॉम्बर का इस्तेमाल किया और ये जो Tu-22M3 बॉम्बर है असल में ये कितना ताकतवर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया के द्वारा यूक्रेन के मारियोपोल शहर में स्थित एज़ोवस्टल फैक्ट्री के ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए जहां पे FAV-3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं पे इस बॉम्ब को दागने के लिए रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-22M3 का इस्तेमाल किया गया। अप्रैल 16 के दिन रशियन मिलिट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि रशियन मिलिट्री ने एज़ोवस्टल स्टील प्लांट के ऊपर कब्जा करने के साथ साथ संपूर्ण मारियोपोल के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया और साथ ही साथ रशियन मिलिट्री के द्वारा जो अज़ोव बटालियन है उसे भी खदेड़ दिया गया। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है मतलब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनके तरफ से जानकारी दिया गया था कि अगर रशिया मारियोपोल से यूक्रेन के आर्मी को एलिमिनेट कर देता है तो यूक्रेन रशिया के साथ नेगोशिएशन को समाप्त कर देगा, मतलब किसी भी तरीके का कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा। मारियोपोल के ऊपर संपूर्ण कब्जा करने के बाद रशियन मिलिट्री की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया कि इसके बाद अब यूक्रेनियन आर्मी, नेशनल गार्ड और मर्सिनरीज के जो डेथ के संख्या है वो करीब करीब 23,367 तक पहुंच चुका है। मारियोपोल असल में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक शहर है और यहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी और अज़ोव बटालियन लड़ाई लड़ रहा था, जिसे धीरे धीरे करके एक छोटे एरिया में सराउंड कर दिया गया और उसके बाद ही यहाँ की लड़ाई समाप्त हो गया। हालांकि ये लड़ाई 10 दिन तक चला और यूक्रेन के जो आर्मी है उनके द्वारा रशिया को कड़ी टक्कर देने का प्रयास भी किया गया, पर दोस्तों आखिरकार चारों तरफ से घिरने के बाद यूक्रेनियन आर्मी के पास और कोई चारा नहीं था, जबकि यूक्रेनियन आर्मी के द्वारा आखिरी वक्त पे अपने फंसे हुए सैनिकों को निकालने के लिए बोट्स और करीब करीब 6 हेलीकॉप्टर्स को भी भेजा गया था, लेकिन इन सभी रेस्क्यू सामग्री को रशिया की तरफ से तबाह कर दिया गया। रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया कि इस 10 दिन के लड़ाई में अज़ोव बटालियन को खदेड़ के स्टील मिल तक भेज दिया गया था, जबकि यूक्रेनियन आर्मी के जो 36वां मरीन ब्रिगेड है उसे पोर्ट और मेट्रोलॉजिकल प्लांट तक खदेड़ा गया। जबकि रशियन आर्मी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया कि 36 ब्रिगेड के जो सैनिक पोर्ट में सराउंड किया गया था उनके द्वारा एक ही दिन के अंदर सरेंडर कर दिया गया, जबकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर 1,500 से भी अधिक 36 ब्रिगेड के सैनिक ने सरेंडर किया जो कि स्टील प्लांट और मेट्रोलॉजिकल प्लांट में थे। जबकि उसके बाद धीरे धीरे करके कम से कम 3,000 यूक्रेनियन ट्रूप्स एक के बाद एक रशियन आर्मी के सामने सरेंडर किए। हालांकि रशियन आर्मी की तरफ से स्टील मिल के नजदीक के लड़ाई में बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि रशियन आर्मी स्टील मिल को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे हैवीएस्ट हथियार टैंक ही इस्तेमाल हुआ था और रशिया के द्वारा कम इंपॉर्टेंस बिल्डिंग और कम महत्वपूर्ण ठिकानों को ही तबाह किया गया, जबकि अधिक महत्वपूर्ण फैसिलिटीज को एक तरीके से बचा के रखा गया, जिनमें ब्लास्ट फर्नेस भी शामिल है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि ये जो स्टील फैक्ट्री है ये तबाह हो, क्योंकि ये स्टील फैक्ट्री यूरोप के मार्केट के करीब करीब 1/3 स्टील का सप्लाई करता है। हालांकि रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो स्टील फैक्ट्री है इसके ऊपर रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-22M3 को भी देखा गया, जिसके द्वारा आसपास में बने हुए अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह करने के लिए 8 FAV-500 और FAV-3000 बॉम्ब्स को भी दागा गया था। और दोस्तों इन बॉम्बों को दागने के बाद जो गड्ढा बना है उसे लेके कुछ लोगों का कहना है कि इसका डायमीटर करीब करीब 100 मीटर तक है और गहराई करीब करीब 10 मीटर तक है, जबकि इन बॉम्बों को जहाँ पे दागा गया है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में बने हुए बिल्डिंग भी तबाह हो गया। और लोगों का यह भी कहना है कि इन बॉम्बों के कारण जो फैक्ट्री के नीचे टनल्स बने हुए हैं जिससे कि परमाणु हमले से बचने के लिए भी बनाने का दावा किया जाता है, वो भी एक तरीके से धराशायी हो गया। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि FAV-500 और FAV-3000 के अलावा रशियन आर्मी के पास FAV-5000 और FAV-9000 जैसे भारी वजन के बॉम्ब्स भी है। रिपोर्ट के मुताबिक FAV-500 असल में आधा टन वजनी मतलब 500 किलोग्राम वजनी बॉम्ब है, जबकि FAV-3000 3 टन मतलब 3000 किलोग्राम के बॉम्ब है और FAV-5000 जहाँ पे 5 टन तो वहीं पे FAV-9000 9 टन के बॉम्ब है। रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि स्टील मिल के ऊपर और अज़ोव बटालियन के ऊपर जब ये बॉम्ब दागा गया तो अज़ोव बटालियन इस बॉम्ब के प्रहार से संपूर्ण रूप से खत्म हो गया और उसके बाद रशियन आर्मी के सामने किसी भी तरीके का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। हालांकि दोस्तों दावा किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से 500 किलोग्राम और 3 टन के बॉम्ब का ही इस्तेमाल किया गया, जिसका प्रकोप इतना अधिक था। पर मानिए अगर रशिया 9 टन वजन के बॉम्ब का इस्तेमाल करता तो क्या हालत होता। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जाता है कि सोवियत यूनियन के जमाने में ऐसे 9 टन भारी भरकम कई सारे बॉम्ब्स का निर्माण किया गया था। हालांकि बाद में इन सभी बॉम्ब्स को सील कर दिया गया
किया, लेकिन पहली बार FAV-3000 मतलब 3 टन के बॉम्ब को किसी रियल लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। दोस्तों रशिया के द्वारा इन बॉम्बों को दागने के लिए Tu-22M3 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तो है लेकिन भारी वजन के बॉम्बर नहीं बल्कि एक मिड साइज का बॉम्बर है। रशिया के सबसे बड़ा बॉम्बर असल में Tu-160 है, जो कि चाहे तो उड़ान भर के अमेरिका तक भी जा सकता है और एक ही बार के उड़ान में इतना पेलोड कैरी कर सकता है कि एक बड़े शहर को संपूर्ण रूप से तबाह कर सके। दूसरी तरफ रशिया के पास ऐसे बड़े कामों को अंजाम देने के लिए Tu-95 जैसे बॉम्बर भी है। दोस्तों इन बॉम्बों को दागने के लिए रशिया की तरफ से इस्तेमाल किया गया Tu-22M या Tu-22M3 बैकफायर बॉम्बरों को देखा जाए तो यह सोवियत यूनियन के जमाने में बना था और अपना पहला उड़ान 30 अगस्त 1969 में भरा था। साल 1972 में इसे सर्विस में लाया गया और इसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के बाद अब रशियन एरोस्पेस की तरफ से किया जाता है, जबकि सोवियत यूनियन से यूक्रेन टूटने के बाद यूक्रेन को भी ऐसे कुछ बॉम्बर मिला था जो यूक्रेन के द्वारा बाद में समझौते के तहत स्क्रैप कर दिया गया। दोस्तों Tu-22M3 असल में एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वेपिंग लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इवन इसे मेरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर भी कहा जाता है क्योंकि ये नेवी के जहाजों के ऊपर भी हमला कर सकता है। इन बॉम्बरों के डिजाइन के काम टुबलोव ब्यूरो की तरफ से किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक 1967 से लेकर 1993 तक ऐसा करीबन 497 बॉम्बरों का निर्माण किया गया था। हालांकि फिलहाल रशिया के पास ऐसा 63 बॉम्बर ही ऑपरेशनल है जिन्हें मॉडिफाई करके आधुनिक भी बनाया गया है। दोस्तों Tu-22M3 बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो ये 4 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है, जिनमें पायलट, को पायलट, नेविगेटर और वेपन सिस्टम ऑपरेटर होते हैं। आकार में ये जो बॉम्बर है इसका लंबाई करीबन 42.46 मीटर मतलब 139 फीट 4 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन 20 डिग्री स्वेप्ट के साथ 34.28 मीटर मतलब 112 फीट 6 इंच है। 65 डिग्री स्वेप्ट के साथ ये विंग स्पैन करीबन 23.3 मीटर मतलब 76 फीट होता है। बॉम्बर के अगर हाइट को देखा जाए तो इसका हाइट करीबन 11.05 मीटर मतलब 36 फीट 3 इंच है। 220 डिग्री स्वेप्ट के साथ बॉम्बर के विंग एरिया 183.6 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 1976 स्क्वायर फीट होता है, जबकि 65 डिग्री विंग स्वेप्ट के साथ यही विंग एरिया 175.8 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 1892 स्क्वायर फीट होता है। बॉम्बर के एम्प्टी वेट 58,000 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 1,12,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,26,000 किलोग्राम है, जबकि अगर रॉकेट के सहारे असिस्ट किया जाता है तो ये 1,26,400 किलोग्राम के पेलोड को लेकर भी उड़ान भर सकता है, जबकि इसके इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो करीब करीब ये 55,000 किलोग्राम होता है। दोस्तों बॉम्बर में 2 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और ये 2 इंजन NK-25 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता मतलब आफ्टर बर्निंग क्षमता करीब करीब 247.9 किलो न्यूटन है। मतलब इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन काफी ताकतवर इंजन है। बॉम्बर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड हाई ऑल्टीट्यूड में करीब करीब 1997 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो मार्क 1.88 है, जबकि इसका रेंज 6800 किलोमीटर तक है। बॉम्बर के कॉम्बैट रेंज 2500 किलोमीटर, वो भी 10,000 किलोग्राम के वेपन लोड के साथ है, जबकि इसके फेरी रेंज मतलब लगातार उड़ने का क्षमता करीब करीब 7000 किलोमीटर है। ये बॉम्बर 13,300 मीटर के ऊंचाई तक जा सकता है और ऊपर की तरफ जाने के लिए इसका जो रफ्तार है वो करीबन 15 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 3000 फीट पर मिनट है। दोस्तों हथियार को अगर देखा जाए तो इस बॉम्बर में एक 23 मिलीमीटर के रिमोट कंट्रोल टेल गन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बाद में बदल दिया गया। और हार्ड पॉइंट को अगर देखा जाए तो विंग और फ्यूसलाज में कई सारे फेलॉन्स है, जिसका कैपेसिटी करीब करीब 24,000 किलोग्राम है। ये बॉम्बर 3 KH-22 या फिर KH-32 मिसाइल को अपने वेपन बे में और विंग पेलॉन में कैरी कर सकता है, जबकि अगर देखा जाए तो ये 6 KH-15 मिसाइल या फिर कहे तो MKU-61 रोलिंग लॉन्चर के साथ कैरी कर सकता है, जबकि कई जगहों में यही बताया जाता है कि एडिशनल ये और 4 KH-15 मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रखता है, जिसमें टोटल ये बॉम्बर 10 मिसाइल को कैरी कर सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से दावा किया जाता है कि ये जो बॉम्बर है ये 4 KH-47 क्रिंजल मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये कई तरीके के सी माइन, फ्री फॉल बॉम्ब भी कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।